हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में, जो हमें आगे चल करके जीडीपी के कैलकुलेशन में मदद करेगा। तो आइए चलिए फटाफट देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड हम कहते किसे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड पे जाने के पहले इंडिविजुअल डिमांड फिर से एक बार नजर डालते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ा था और मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इस बारे में। आप चलिए याद करते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड देखते हैं तो डिमांड लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा, और अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस घटती है तो उसका डिमांड बढ़ता है। तो जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं यहाँ पर ग्राफ में, प्राइस अगर P1 से P2 होती है, यानी कि P1 हायर प्राइस है और P2 कम लोअर प्राइस है, तो P1 से P2 होने पे क्वांटिटी जो डिमांडेड है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा या इंडिविजुअल हाउस होल्ड के द्वारा, वो क्वांटिटी बढ़ करके Q1 या Q2 हो जाती है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स में काम करती है, यानी कि प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ता है और प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटता है, उसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड भी काम करता है। एग्रीगेट डिमांड है क्या वास्तव में? जो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एग्रीगेट डिमांड एक कंट्री के में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा डिमांड किए जाने वाले वस्तुओं का टोटल एग्रीगेट है, यानी सम टोटल है। यानी किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं, उन सभी लोगों के द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो टोटल डिमांड होती है उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो चूंकि ये डिमांड किसके द्वारा की जा रही है? लोगों के द्वारा की जा रही है, फर्म्स के द्वारा की जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पर भी वही प्रिंसिपल काम करता है, और वो प्रिंसिपल क्या है? लॉ ऑफ डिमांड का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल, कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटता है, डिमांड घटती है, और अगर प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ता है। तो जैसा अभी मैंने बताया, इकोनॉमी के लेवल पे सभी लोगों के द्वारा जो डिमांड किए जाने वाले प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो अलग अलग डिमांड है, उसके सम टोटल को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। और यह मेजर किया जाता है ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। वो एक टाइम पीरियड क्या हो सकता है? वो एक महीना भी हो सकता है, वो एक 3 महीना यानी क्वार्टर हो सकता है, 6 महीना यानी हाफ ईयरली हो सकता है, या फिर एनुअल हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जैसा आप देख भी रहे हैं सामने स्क्रीन पर, कि एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड एज अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यानी एग्रीगेट डिमांड जनरली अगर हम देखें तो जनरल नॉलेज के हिसाब से ये समझ में आता है कि एग्रीगेट डिमांड क्वांटिटी के रूप में मेजर किया जाता होगा। यानी कि किसी भी एक कंट्री के लेवल पे, किसी भी एक तो इकोनॉमी की एज अ होल के लेवल पे सभी लोगों के द्वारा डिमांड किया जाने वाला शुगर की क्वांटिटी, तो वो 1000 टन मान लिया जाए, या 2000 मेट्रिक टन राइस मान लें, या 500 मेट्रिक टन पल्सेस मांग ले दाल। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्वांटिटी के रूप में इसे, यानी टन के रूप में या किलो में इसे डिमांड को नहीं मेजर करते हैं। ये डिमांड मेजर किया जाता है टोटल एक्सपेंडिचर में, यानी पूरे कंट्री में, पूरे इकोनॉमी में सभी लोग एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे कितना डिमांड कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ उनका कितना एक्सपेंडिचर है, ऐसे हम मेजर करते हैं। तो टोटल डिमांड को हम टोटल एक्सपेंडिचर के रूप में मेजर करते हैं। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है और इसका हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। एक जो और बहुत जरूरी बात है वो ये कि एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं होता है। ये बहुत आश्चर्य की भी बात है, आप समझ सकते हैं इसको, क्योंकि इवन इफ इनकम, अगर किसी भी लोग व्यक्ति का या कंट्री के लेवल पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का भी इनकम अगर जीरो भी हो, तो भी एग्रीगेट डिमांड कभी जीरो नहीं होता है। इवन इंडिविजुअल डिमांड भी जीरो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ बेसिक जो है नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ बेसिक डिमांड्स हमेशा रहते हैं। जैसे अगर इनकम न भी हो तो भी आदमी को खाने के लिए दाल, चावल, चीनी, तेल, ये सब चीजें चाहिए होती हैं। तो उस पे कहीं ना कहीं से तो वो एक्सपेंडिचर होगी, कहीं ना कहीं से वो डिमांड करेगा ही इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसलिए एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं होती है, इवन इफ द इनकम इज जीरो।
एक और जो गौर देने लायक बात है वो ये कि यहाँ इसके पीछे क्या-क्या assumptions काम करते हैं एग्रीगेट डिमांड के पीछे। आपको याद होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियो में मैंने बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम के डिफरेंस की चर्चा कर रहे थे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो हम ये मानते हैं कि सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, और जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो ये मानते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर भी वही बात आती है कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड स्टडी करते हैं, तो हम ये मान करके चलते हैं कि लोगों के लेवल पे, इंडिविजुअल्स के लेवल पे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लेवल पे जो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, यानी लोगों के इनकम या नेशनल लेवल पे लोगों का इनकम, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लेवल पे या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लेवल पे या इकोनॉमी एज अ होल यानी कि पूरे कंट्री के लेवल पे कांस्टेंट रहेंगे, लोगों के टेस्ट कांस्टेंट रहेंगे और लोगों की एक्सपेक्टेशंस कांस्टेंट रहेंगी। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जो हम हमेशा मान करके चलते हैं, और इन अजम्पशंस के बेसिस पे जब ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं तब हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो ये कहता है कि अगर प्राइस लेवल बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड लोगों की घटेगी, और अगर प्राइस घटेगी तो एग्रीगेट डिमांड जो है उस वो बढ़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इकोनॉमी में अगर हम ये अज्यूम करें कि जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है पूरे कंट्री में, अगर वो सारा कुछ डिमांड कर लिया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो डिमांड जो है वो बराबर होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे और जीडीपी के डिटर्मिनेशन पे जाएंगे, उस समय वीडियो में इसकी डिटेल पे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये याद रखने के लिए जरूरी बात है, और वो ये कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री, प्रोवाइडेड कि अगर हम ये अज्यूम करके चलें कि एवरीथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इज डिमांडेड बाय पीपल इन द कंट्री। और ये डिमांड कहाँ से होती है, अभी मैंने आपको मेंशन भी किया था, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हाउस होल्ड्स डिमांड करते हैं, फर्म्स डिमांड कर सकती है, गवर्नमेंट डिमांड करती है, और कुछ डिमांड जो है दूसरे कंट्रीज के लोग भी, फॉरेनर्स भी हमारे प्रोडक्ट की करते हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट उपजता है ना। अभी हमने ये देख लिया कि एग्रीगेट डिमांड हम कहते किसे हैं, एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर क्या है ये भी हमने अभी जान लिया, और अभी हमने ये भी जान लिया कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर में assumptions क्या हैं। तो इन्हीं assumptions के बेसिस पे एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करें तो ये देखा जाता है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व का नेचर क्या होगा। तो ये देखा जाता है कि प्राइसेस अगर घटती है, P1 से P2 पे अगर प्राइस जाएगी तो क्वांटिटी जो है वो डिमांडेड वो बढ़ जाती है। और ये क्यों बढ़ती है? बिकॉज लोगों के हाथ में जो इफेक्टिव इनकम है वो बढ़ जाता है, और वो बढ़ करके Y1 से Y2 पे आ जाता है, इसलिए ऐसा अज्यूम किया जाता है कि लोगों के द्वारा डिमांड की गई क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसलिए जैसे ही नेशनल लेवल पे प्राइसेस कम होंगे तो नेशनल लेवल पे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, और इस वजह से इसका कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। लेकिन प्राइस घटने से लोगों की इफेक्टिव जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कैसे बढ़ जाती है, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपए है और उसकी 1000 क्वांटिटी, 1000 यूनिट्स डिमांड की जाती है लोगों के द्वारा। लेकिन अगर उसका प्राइस घट करके 100 रुपए से 70 रुपए पे हो जाए तो क्या होगा? उसकी उसमें हर एक यूनिट पे 30 रुपए की बचत हो रही है, यानी 1000 यूनिट पे 30,000 रुपए की बचत होगी। तो जब बचत होगी तो हमारा क्या होगा, जो डिस्पोजेबल इनकम है, इफेक्टिव डिस्पोजेबल इनकम यानी कि जो हाथ में हमारा इनकम है वो इनकम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसमें बचत हो रही है। 30 कितने रुपए की बचत हो रही है? इस एग्जाम्पल में 30,000 रुपए की बचत हो रही है। तो ये अज्यूम किया जाता है कि इसका या तो पूरा हिस्सा या कुछ हिस्सा लोग अपनी इसे डिमांड बढ़ा करके पूरी करेंगे, यानी कि उसके वजह से जो एक्सेस इनकम हाथ में आ गई उसके वजह से डिमांड उस प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी, और लोग या तो पूरे बचे हुए हिस्से को यूज करेंगे एक्सेस डिमांड में, या उसका कुछ हिस्से को एक्सेस डिमांड में यूज करेंगे। तो इस वजह से ये जो
एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है। आइए एक बार इस पर फिर से नजर डाल लें। जो अभी मैंने डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्जाम कर्व का आपको एक रीजन बताया, एक जो ऐसा अभी मैंने फर्स्ट शुरुआत में सबसे पहले बताया इंक्रीज स्पेंडिंग पावर, वो उसका रीजन मैंने बताया कि वो स्पेंडिंग पावर कैसे बढ़ जाती है। अब देखते हैं दूसरा जो एक और कारण है कि इंक्रीज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स। अब होता क्या है, अगर प्रोडक्ट की प्राइस, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस जो 100 रुपए है और उसकी 1000 यूनिट डिमांड की जाती है लोगों के द्वारा, तो उसकी प्राइस अगर घट के 70 रुपए हो जाए तो क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में वो प्रोडक्ट ज्यादा चीप हो जाएगा, ज्यादा वो कम पैसे पे उपलब्ध होगा। तो जब कम पैसे पे इंटरनेशनल मार्केट में भी उपलब्ध होगा तो नेचुरली क्या होगी, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ भी काम करेगा, लोग उसकी ज्यादा डिमांड करेंगे और जब ज्यादा डिमांड करेंगे तो दूसरे कंट्री में जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगी, फिर वो उसका जो कर्व है डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का कर्व, वो नीचे की तरफ बढ़ेगा, यानी प्राइस घटने से डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी, डिमांड और बढ़ेगी तो कर्व नीचे की तरफ बढ़ेगा। एक तीसरा कारण जो होता है कि वो ये कि जब प्राइसेस कम हो जाते हैं किसी एक प्रोडक्ट का या बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, प्राइसेस अगर कम हो जाए, प्राइस कम हो जाए तो इंटरेस्ट रेट्स जनरली कम होने लगती है। इंटरेस्ट रेट क्या, यानी कि लोन्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल करने लगता है, वो कम होने लगता है और उसके वजह से लोन्स जो है वो चीप हो जाते हैं, यानी कि लोन लेना सस्ता हो जाता है। और उसके वजह से जब लोन लेना सस्ता हो जाता है तो क्या होता है कि फिर डिमांड हमारी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो अगर अमेजन की बात करें तो आप देखिए अमेजन पे आपको दिखेगा कि अमेजन पे लेटर का आपको ऑप्शन है, यानी कि अमेजन पे अगर आप जाएंगे तो आप इस महीने में खरीदेंगे और अगले महीने उसकी उसके लिए पेमेंट कर सकते हैं। यही नहीं, क्रेडिट कार्ड्स के द्वारा क्या होता है, क्रेडिट कार्ड्स के द्वारा हम आज की आज जो खरीदते हैं वो हम 40 दिन, 45 दिन या 50 दिन के बाद अगले महीने में पेमेंट करते हैं। उसी तरीके से ईएमआई ऑप्शंस भी हैं कि हम आज तो खरीद लेते हैं अपनी जरूरत को देखते हुए और उसके बाद हम आगे उसे पेमेंट करते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई आपने देखा होगा कि नो कॉस्ट ईएमआई के बेसिस पे हम 3 ईएमआई में या 6 ईएमआई में या 9 ईएमआई में अगले 3, 6 या 9 महीने तक पेमेंट करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि इनकम वही होने के बावजूद भी हमारी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो ये सारे क्रेडिट कार्ड या फ्लिपकार्ट पे लेटर या अमेजन पे या नो कॉस्ट ईएमआई हमारे इस साइकोलॉजी को कैपिटलाइज करती है कि अगर लोगों को ये ऑप्शन दिया जाएगा चीपर लोन का, नो कॉस्ट लोन का, इंटरेस्ट फ्री लोन का, तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस बात को समझने के लिए कि अगर इंटरेस्ट रेट लो होगा तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि हमेशा एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है। चलिए ये वीडियो के अंत में सबसे पहले एक बार ये भी नजर डाल लें कि इस एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मैंने अभी अभी आपको वीडियो में बताया था कि जो डिमांड की जाती है वो या तो हाउस होल्ड की तरफ से की जाती है या फर्म्स की तरफ से की जाती है या गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है या फिर दूसरे कंट्री के लोग हमारे प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं। और इसी वजह से इसके ये 4 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या, कंज्यूमर स्पेंडिंग, यानी कि जो हाउस होल्ड की तरफ से, जो फैमिलीज की तरफ से जो डिमांड किया जाता है उसे हम कंज्यूमर डिमांड कहते हैं, या कंज्यूमर उस क्वांटिटी पे, उस डिमांड पे जो खर्च होता है उसे हम कंज्यूमर स्पेंडिंग कहते हैं। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग वो क्या है, जो फर्म्स या इंटरप्राइजेज इक्विपमेंट परचेज करने में, बिल्डिंग को परचेज करने में या बनाने के लिए या इन्वेंट्री बनाने के लिए या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो इन्वेस्ट करती है पैसा, उसके वजह से डिमांड जनरेट होता है, इसे हम इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कहते हैं। ये फर्म्स के द्वारा डिमांड होने की वजह से ये जनरेट होता है और इसे हम आई से डिनोट करते हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग को सी से डिनोट करते हैं। फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात आती है। गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए और दूसरे सर्विसेज के कंस्ट्रक्शन के लिए खर्च किया जाता है, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे आता है। उसके वजह से जो डिमांड जनरेट होती है
तो वो गवर्नमेंट सेक्टर के डिमांड की वजह से जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है उसे हम जी से डिनोट करते हैं। फिर एक्सपोर्ट्स आता है, यानी कि जो डिमांड दूसरे कंट्रीज के लोगों के द्वारा की जाती है। और कुछ हम सामान हमेशा इंपोर्ट भी करते हैं, यानी ज़रूरतें अगर हमारे अपने कंट्री में जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे नहीं पूरी होती है तो हम दूसरे कंट्री से डिमांड भी करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये एक्सपोर्ट से माइनस करते हैं इंपोर्ट, जिसे हम नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं, और इसे हम एक्स माइनस एम से दर्शाते हैं, बताते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड के 4 तत्व फिर क्या-क्या हो गए? जो 4 एलिमेंट्स हैं वो हो गए कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, और इसे हम लिखते हैं AD इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अंत में एक बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि गवर्नमेंट हमेशा पॉलिसी बनाती है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, यानी कि इकोनॉमी एज अ होल इकोनॉमी के लेवल पे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है क्या चीज को, सो एज टू कीप द डिमांड स्ट्रॉन्ग, यानी वो कोशिश करती है कि इस तरीके से पॉलिसीज बनाई जाए, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ताकि जो डिमांड है वो हमेशा हायर साइड पे रहे, लोगों की डिमांड ज्यादा से ज्यादा रहे। अगर डिमांड लो रहेगी देन गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा फिस्कल पॉलिसी का मतलब हुआ टैक्स रिलेटेड पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब हुआ लोन इंटरेस्ट रेट रिलेटेड पॉलिसीज। तो इन पॉलिसीज को एडजस्ट करके, रेट्स घटा करके बढ़ा करके, टैक्सेस घटा करके बढ़ा करके, लोन्स की रेट इंटरेस्ट रेट घटा करके बढ़ा करके, और इकोनॉमी में एक्सेस मनी रिलीज करके गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि वो डिमांड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। और इसी वजह से जैसा अभी मैंने बताया सेंट्रल बैंक की भूमिका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेंट्रल बैंक यहाँ पे इंटरवीन करता है कैसे, मॉनेटरी पॉलिसी से। तो वो क्या करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी जैसा अभी मैंने बताया लोन के इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड पॉलिसीज को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इट लोअर्स इंटरेस्ट रेट्स, जिसके वजह से क्या होता है, ऑटोमोबाइल के लिए, एजुकेशन के लिए, होम लोन्स के लिए, सारे लोन्स के लिए जो कर्ज है वो सस्ता हो जाता है और लोगों की डिमांड फिर इन सब चीजों के लिए बढ़ने लगती है। और उसी वजह से बिजनेस भी जो है, इंटरप्राइज है यानी फर्म्स हैं, वो भी ज्यादा फिर डिमांड करते हैं, उनकी भी डिमांड बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी डिमांड कम होती है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करके उस डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करती है। और कई बार जरूरत होती है कि डिमांड को कंट्रोल करें तो गवर्नमेंट फिर इंटरवीन करती है और अपने मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के माध्यम से डिमांड को कंट्रोल भी करने की कोशिश करती है। और वो कैसे कब होता है, जब प्राइसेस बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर चढ़ने लगते हैं। और इस वजह से यहाँ पे सेंट्रल बैंक की भूमिका गवर्नमेंट के साथ मिलकर के बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि एग्रीगेट डिमांड हम किसे कहते हैं और ये क्या है, इसका कर्व का नेचर कैसा है और ये कैसे हमें जीडीपी के डिटर्मिनेशन में मदद करेगा, ये हम आगे के वीडियो में भी देखेंगे। थैंक यू।